हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को का चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है, उसका पार्ट 2 करेंगे। और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग देखेंगे जो कुछ बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है। हमने पढ़ा था कि सेक्टर्स के बारे में, प्राथमिक सेक्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर्स क्या होता है। हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो लास्ट में हम लोग शुरू किए थे कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप या वर्गीकरण, कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। चूँकि अर्थव्यवस्था का कोई निर्धारित वर्गीकरण नहीं किया गया है, कोई एक निश्चित मानक नहीं है। अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर, अलग अलग बेस पे उसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में लास्ट में देखा था सरकार की भूमिका के आधार पर। सरकार की भूमिका के आधार पर हमने देखा था कि कैपिटलिस्ट क्या होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ और वर्गीकरण जो कुछ विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर किया गया है, जिसमें पहला है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं विकसित, जिसका मतलब विकसित अर्थव्यवस्था, और एक विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक अल्प विकसित अवस्था। कहीं कहीं विकासशील और अल्प विकसित को एक साथ देखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में इसको अलग अलग देखेंगे। तो जो पहली अर्थव्यवस्था इसमें है वो है विकसित अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब होता है कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ का नेशनल इनकम जो होता है, राष्ट्रीय आय, अभी अभी सब बस इतना ही जानिए कि राष्ट्रीय आय के बारे में। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग राष्ट्रीय आय को कंप्लीट करेंगे। इनका राष्ट्रीय आय, इनका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक जो निर्धारित स्तर होता है, उस निर्धारित स्तर से इनका पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंट्री जो होती है वो विकसित में गिने जाते हैं। अब इनमें विकसित अर्थव्यवस्था की और क्या विशेषताएं हो सकती हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हो सकती हैं कि जो इसमें 1 डिग्री को हम प्राथमिक क्षेत्र कह रहे हैं, 2 डिग्री को द्वितीय क्षेत्र कह रहे हैं, 3 डिग्री को तृतीय क्षेत्र कह रहे हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जहाँ से चीज़ें हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हम प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे इसमें एग्रीकल्चर आ गया, तो प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में इनका द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर इनका ज़्यादा विकसित होता है। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक क्षेत्र पे लोगों की जो डिपेंडेंसी होती है, यानी कि एग्रीकल्चर पे जो लोगों की डिपेंडेंसी होती है, विकसित देशों में कम होती है। उद्योगों में ज़्यादा लोग काम करते रहते हैं, उद्योग इनके ज़्यादा विकसित होते हैं, और टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इनका काफ़ी विकसित होता है। और विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता हो सकती है। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होगी कि इनकी वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च इनमें बहुत अच्छा होता है। इनकी टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत आगे होती है, टेक्नोलॉजिकली ये बहुत स्ट्रांग कंट्री होती हैं। तो साइंटिफिक रूप से वैज्ञानिक प्रगति इनकी काफ़ी अच्छी होती है, तकनीकी प्रगति का जो इनका स्तर होता है वो काफ़ी उच्च होता है। और क्या विशेषता हो सकती है विकसित अर्थव्यवस्था की। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इनका इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इनके हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं, इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, इनके स्कूल्स अच्छे होते हैं, इनकी सड़कें अच्छी होती हैं, लोगों को रोजगार में उतना ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होता है, इनकी खुशहाली का स्तर अच्छा होता है। जितने बड़े बड़े जो इंडेक्स होते हैं, इनका जो सूचकांक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, इनकम लोगों की अच्छी होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका क्या होता है, अच्छा होता है। और एक चीज़ और हो सकती है कि इन इन जो देश, विकसित देश होते हैं, उन पे जनसंख्या का भार बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जनसंख्या है वहाँ पे, जितना संसाधन है उसकी तुलना में जनसंख्या कम है, वे आसानी से सारी चीज़ों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो उनका जीवन स्तर क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। तो ये कुछ विकसित अर्थव्यवस्था की क्या हो गई, विशेषताएँ हो गई।
तो दोस्तों विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर हम क्या देखेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि इनका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम होता है, इनकी जो जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी बस याद करना है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं जितनी भी होती हैं उनका नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय ज़्यादा होता है एक निर्धारित स्तर से, पर कैपिटा इनकम वो भी ज़्यादा होता है, इनकी जीडीपी अच्छी होती है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भरता कम होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे इनकी निर्भरता बहुत ज़्यादा होती है। इनमें वैज्ञानिक प्रगति काफ़ी अच्छी होती है, इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी किस्म की होती है, तकनीकी प्रगति काफ़ी अच्छी होती है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, हॉस्पिटल, रोड्स, स्कूल्स, कॉलेज, ये सारे अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। उसके बाद जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स में ये काफ़ी आगे होते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होता है, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होता है, महिलाओं के लिए वो अच्छी कंट्री मानी जाती है, उनकी स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। अब दूसरा जो होता है विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के एग्जाम्पल देखें तो जिसमें इसमें अमेरिका, यूएसए आ सकता है, इसमें जैसे कनाडा आ सकता है, इसमें जैसे ब्रिटेन हो गया, और फिर इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ होती हैं, वो आती हैं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट होता है वो होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील का मतलब क्या होता है दोस्तों, बस इसी का थोड़ा सा अपोजिट चला जाएंगे। यहाँ पे नेशनल इनकम जो होगा या पर कैपिटा इनकम जो होगा या जीडीपी जो होगी, एक निर्धारित जो मानक होता है उस निर्धारित मानक से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर जो होता है और टर्शियरी सेक्टर, 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का जो विकास होता है विकसित देशों की तुलना में कम होता है, और प्राथमिक क्षेत्र 1 डिग्री पे निर्भरता जो होती है विकासशील देशों की वो ज़्यादा होती है। 1 डिग्री निर्भरता से मतलब कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति जो होती है, वैज्ञानिक प्रगति उतनी अच्छी नहीं होती जितना विकसित देशों में हुआ है। टेक्नोलॉजिकली ये उतने स्ट्रांग नहीं होते जितना विकसित देशों में, टेक्नोलॉजी इनकी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। और इनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, यहाँ पे पिछड़ापन ज़्यादा होता है, इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं होती जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं इनकी अच्छी होती हैं। ये मुख्यतः इनका जो संसाधन होता है, कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का ये निर्यात करते हैं। कच्चे प्राकृतिक इस पॉइंट को इस बात से भी समझ सकते हैं कि अगर 1 डिग्री पे निर्भरता ज़्यादा होती है तो इसका मतलब कि प्राकृतिक स्रोत से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, एग्रीकल्चर से, फिशरीज से, वन पे ज़्यादा निर्भरता होती है इनकी। तो ये 1 डिग्री पे निर्भरता विकासशील देशों की ज़्यादा होती है, तो कच्चा माल इनको ज़्यादा मिलेगा, कच्चे माल ज़्यादा मिलेंगे तो उन कच्चे माल जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका ही निर्यात कर पाएंगे। तो विकासशील देश में ये सारी विशेषताएं होती हैं। इनके जो इंडेक्स होते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इनके प्रेस की स्वतंत्रताएं हो गई, खुशहाली का स्तर हो गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर हो गया, विकसित देशों की तुलना में उतना अच्छा नहीं होता। और अल्प विकसित क्या होते हैं दोस्तों, अल्प विकसित वे कंट्रीज आती हैं अल्प विकसित अवस्थाओं में जो काफ़ी पिछड़ी हुई होती हैं, जिनका इनकम काफ़ी कम होता है, जीडीपी काफ़ी कम होती है, तो वो अल्प विकसित देश में आती हैं। अब इसमें जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कौन कौन से, जैसे इसमें आ गया अपना देश इंडिया आ गया, जैसे इसमें आ गया पाकिस्तान आ गया, अब जैसे इसमें आ गया बांग्लादेश आ गया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये किस में आते हैं, विकासशील। और अल्प विकसित में क्या होता है कि ये काफ़ी पिछड़े देश होते हैं, इसमें भूखमरी बहुत ज़्यादा होती है, इनका स्वास्थ्य का स्तर काफ़ी उतना अच्छा नहीं होता जितना विकसित और विकासशील देशों में होता है, तो ये अल्प विकसित होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, इसमें जैसे आ गया चाड जो अफ्रीकी की कंट्री है, जिसे हो गया इसमें नाइजर आ गया, इसमें जैसे आ गया सोमालिया आ गया। तो ये जो अफ्रीका का जब मैप जो होता है, अफ्रीकन कंट्री जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो ये जो इक्वेटर गुजरता है इसके आसपास की जो कंट्रीज़ होती हैं वो सारे अल्प विकसित देशों में आते हैं। तो आई होप कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया है, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगला वर्गीकरण है हमारा कि वैश्विक संबंधों के आधार पर जो हम अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण करते हैं वो एक बंद अर्थव्यवस्था होती है, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद का मतलब जो दोस्तों क्लोज्ड इकोनॉमी, और ये होता है ओपन इकोनॉमी। अब बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, ये एक काल्पनिक कंसेप्ट लगेगा, अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये आपको लगेगा कि इस तरह की अर्थव्यवस्था
एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कैसे? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब मान लेते हैं ये कोई कंट्री है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होगी जहाँ जो न तो आयात करती होगी न तो निर्यात करती होगी। अब आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। आयात क्या होता है? आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है दोस्तों इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, और निर्यात का मतलब होता है दोस्तों एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट, आयात का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत देश है, भारत देश है। अब भारत देश क्या कर रहा है कि किसी दूसरे देश से कुछ चीज़ें खरीद रहा है, कुछ चीज़ें खरीद के अपने यहाँ मंगा रहा है। तो क्या कर रहा है, भारत वस्तुओं का आयात कर रहा है, मतलब अपने यहाँ क्या कर रहा है, ला रहा है। और निर्यात का मतलब होता है दोस्तों कि अपने यहाँ से चीज़ों को दूसरे देश में भेजना या बेच देना, इसको कहते हैं निर्यात। जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदता है तो उसको कहते हैं आयात। आयात का मतलब आया, इस तरह से याद कर सकते हैं। निर्यात का मतलब निकाल देना, यानी कि गया। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी अन्य कंट्री पे निर्भर नहीं है, जो किसी अन्य कंट्री पे निर्भर नहीं है। अर्थव्यवस्था का उस देश का किसी अन्य देश से संबंध नहीं है। किस प्रकार का संबंध? आयात निर्यात का संबंध। न तो किसी देश से कुछ खरीदता है न तो किसी देश को कुछ बेचता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे अर्थव्यवस्थाओं पे निर्भर है, दूसरे देशों पर भी निर्भर है। जैसे भारत बांग्लादेश से कुछ चीज़ खरीदता है, बांग्लादेश को कुछ बेचता है, इंडोनेशिया से कुछ खरीदता है, उसको कुछ बेचता है। ये इसके व्यापार में पार्टनर होते हैं। अमेरिका से कुछ खरीदता है, उसको कुछ बेचता है। तो ये खुली अर्थव्यवस्थाएं होती, आयात निर्यात होता रहता है। अब बंद अर्थव्यवस्था, अब आप कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा कोई देश है जो सब कुछ अपने यहाँ उत्पादन कर लेता हो, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता हो? तो ऐसा कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक काल्पनिक कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन माना जाता है कि जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया ये बहुत कम आयात निर्यात करता है। तो इसको थोड़ा बहुत हम बंद अर्थव्यवस्था की तरफ मान सकते हैं, लेकिन 100% अगर कोई कहे बंद अर्थव्यवस्था तो वो नहीं हो सकता। अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊँ कि आप अपने गांव में रहते हैं, तो अगर मान लीजिए ये आपका घर है, आपके घर, क्या ऐसा कभी संभव है कि आपके अगल बगल जो आपके पड़ोसी होंगे उनसे आपका कोई काम ही न लगता हो? उनके यहाँ तो कभी न कभी आपका जाना आना पड़ता होगा, कुछ लेन देन तो होता ही होगा। तो वही होता है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में भी, कि कोई भी देश अपने आप में पूर्ण रूप से इतना भी सक्षम नहीं है कि सब कुछ अपना उत्पादन कर लेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक देश में नहीं होती हो तो दूसरे देश से क्या कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं, कभी निर्यात कर लेते हैं। तो ये बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था आपको समझ आ गया होगा। इस पर एक बार एक सवाल आया था कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अब बंद अर्थव्यवस्था जिसमें ऑप्शन था कि न तो आयात होता है न तो निर्यात, जो कि सही था। अब क्यों? क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था तो वही अर्थव्यवस्था होगी, न तो कुछ बेच रहा है न तो कुछ खरीद रहा है, न तो वो किसी देश से कुछ मंगा रहा है न तो किसी दूसरे देश को दे रहा है। इसका मतलब आयात और निर्यात क्या हो रहा होगा, उस देश से बंद अर्थव्यवस्था में वह देश नहीं कर रहा होगा। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगला वर्गीकरण है हमारा कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, अब जैसे दोस्तों होता है कि कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था तो 1 डिग्री प्राइमरी सेक्टर में आता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था तो हमने पढ़ा है कि सेकेंडरी में, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है। सर्विस सेक्टर किस में आता है, तृतीयक सेक्टर्स में आता है। तो क्षेत्रकों की भूमिका के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि, या डिफिनीशन अगर देखें तो डिफिनीशन कहता है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में, अगर जो जीडीपी होती है, जीडीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे आगे। अभी बस इतना समझना है, जीडीपी का मतलब कि टोटल कमाई से आप समझिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक घर है, आप ही एक समझ लीजिए कि आपका एक घर है ए। अब आपके यहाँ टोटल इनकम मान लेते हैं कितना है, 300 रुपये। अब 300 रुपये जो आपके यहाँ इनकम है, उसमें से 150 रुपये कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से। उसके बाद मान लेते हैं कि आपका 100 रुपये कहाँ से आ रहा है, उद्योग से आ रहा है, और 50 रुपये आपके यहाँ सर्विस सेक्टर से कमाई हो रही है। तो उसी प्रकार आपके घर की जीडीपी कितनी हो गई, मान लेते हैं कितनी हो गई, 300 रुपये। अगर जीडीपी आपके यहाँ 300 है, 150 रुपये से ज़्यादा या 155 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 45 होगा, 155 रुपये, यानी कि 50% से ज़्यादा की कमाई कहाँ से आप कर रहे हैं, 1 डिग्री से कर रहे हैं। उसके बाद 100 रुपये की कमाई आप कर रहे हैं सेकंड डिग्री से। सेकंड डिग्री का मतलब द्वितीयक सेक्टर से या औद्योगिक अर्थव्यवस्था से। तृतीय का मतलब हो गया सेवा क्षेत्र से, इतनी कमाई हो रही। अगर आपकी कमाई
जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी अगर 50% से ज़्यादा, मान लेते हैं 51%, टोटल कमाई में अगर उसका 51% कहाँ से आ रहा है, कृषक अर्थव्यवस्था से आ रहा है। अगर 51% से ज़्यादा कमाई कहाँ आ रही है, 1 डिग्री से आ रही है, इसका मतलब वह देश जो होगा कृषक अर्थव्यवस्था में गिना जाएगा। अब औद्योगिक अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि अगर किसी देश की टोटल कमाई यानी जीडीपी जो होती है किसी भी देश की, वह अगर 51% को पार कर जा रही है, टोटल कमाई में 51% को पार कर जा रही है, तो ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था वह कंट्री मानी जाएगी। अगर टोटल कमाई 50% से ज़्यादा सर्विस सेक्टर से आ रही है, इसका मतलब कि वह सेवा अर्थव्यवस्था मानी जाएगी। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझना है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान होगा, प्राथमिक मान लेते हैं कि अगर जीडीपी में, जैसे मान लेते हैं भारत देश है, इस भारत देश की जीडीपी कितनी है, जीडीपी है 100 रुपये की जीडीपी। अब भारत की अगर 100 रुपये की जीडीपी है, अब इसमें से 51 रुपये इसका प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, 51 रुपये की कमाई प्राथमिक क्षेत्र से हो रही है, और 40 रुपये की कमाई मान लेते हैं द्वितीय क्षेत्र से हो रही है, यानी उद्योगों से हो रही है, और उसके बाद जो कितना बचा, 9 बचा, 9 हो रहा है सेवा सेक्टर से। अब देखिए कि 51% की कमाई प्राथमिक क्षेत्र से हो रही है। अगर किसी भी देश की कमाई 50% से ज़्यादा हो जाएगी प्राथमिक क्षेत्र से, तो वह कृषक अर्थव्यवस्था में। अब हम क्या कहेंगे, भारत कृषक अर्थव्यवस्था है। अब वहीं अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर अब मान लेते हैं भारत है ये, अब भारत की कमाई प्राथमिक क्षेत्र से 20 रुपये की हो रही है 1 डिग्री से, अब 55 रुपये की कमाई हो रही है इसकी सेकंड डिग्री यानी औद्योगिक अर्थव्यवस्था से, उद्योगों से इतना कमाई हो रहा है। उसके बाद जितना बच गया, अब उतना कमाई कहाँ से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से। तो हम क्या कहेंगे, भारत कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई, औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो गई। इसमें देखा जाता है कि जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। अगर अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जब 51% से ज़्यादा योगदान हो जाएगा। औद्योगिक अर्थव्यवस्था कब कहेंगे, जब जीडीपी 50% से 51% से ज़्यादा हो जाएगी द्वितीय क्षेत्र से। उसी प्रकार से सेवा अर्थव्यवस्था से। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब एक वर्गीकरण जो वर्ल्ड बैंक ने किया है, वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या होती है, वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से काम करता है, इसकी कौन कौन सी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसमें कमियाँ क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से समझेंगे आगे। अभी बस इतना समझना है कि वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बस इतना ही समझना है। अब वर्ल्ड बैंक ने विभिन्न प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण किया है कि कमाई के आधार पे, कि उनकी कमाई कितनी है। अब जैसे इन्होंने वर्गीकरण किया है कि कुछ उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था है, कुछ उच्च आय वर्ग की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, डॉलर। ये डॉलर का साइन है, एस को बना के जो इस तरह से किया गया है, ये डॉलर का साइन है। अगर उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, जिसकी कमाई 12,236, जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है, जो अगला चैप्टर नेशनल इनकम पढ़ेंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस इतना समझना है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अगर 12,236 या उससे ज़्यादा डॉलर का है, तो वो उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था आएगी। उच्च आय वर्ग इतना अगर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,236 डॉलर से ज़्यादा है, तो वह उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था मानी जाएगी। तो ये प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है, अगला चैप्टर जैसे शुरू होगा उसमें हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे और आपको गारंटी है कि समझ आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है, ये बस इतना हमें याद करना है, इसमें क्या याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है 4 आधार पर किया है। उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था और निम्न आय वर्ग की अर्थव्यवस्था। तो उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,236 डॉलर से ज़्यादा होगी। उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या होगी, 3,956 से 12,235। उसके बाद निम्न मध्यम आय वर्ग, उसके बाद उच्च आय वर्ग। बस इतना इसको समझ लेना है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है, जैसे भी हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे नेशनल इनकम का, उसमें विस्तार से इसको समझेंगे। और 2 और छोटे छोटे वर्गीकरण है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए, एक समझ विकसित करने के लिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नियोजन के आधार पर। अब नियोजन का क्या मतलब होता है दोस्तों, नियोजन जो हिंदी शब्द है ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है, इसका मतलब होता है प्लानिंग। अब ये समझ आ गया होगा कि नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। अब प्लानिंग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें अर्थव्यवस्था का, तो इसमें एक होता है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, एक गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध का क्या मतलब होगा, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब होता है
कि जैसे जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था होगी, तो वो अपने कुछ विकास के टारगेट रखती है कि हमें अपनी जीडीपी को इतना करना है, हमें अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना बेहतर करना है, रोजगार में इतना % आगे जाना है। तो एक प्लानिंग के तहत काम करना, एक प्लानिंग के तहत अगर कोई अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था योजना बना करके उस पे काम करती है। अब जैसे अब भारत ले लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। भारत क्या करता है, हर साल क्या होता है, बजट आता है। अब बजट में दोस्तों क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं सरकार चलाएगी, उन सब प्रकार वो योजनाओं को शामिल किया जाता है उसमें। किस पर कितना खर्च होता है, स्वास्थ्य पे कितना खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होगा, परिवहन पे कितना खर्च होगा, कृषि पे कितना खर्च होगा, उद्योगों पे कितना खर्च होगा, सर्विस सेक्टर में कितना खर्च होगा। ये सारी चीज़ें बजट के माध्यम से सरकार क्या करता है, योजनाएं बनाता है। अब योजना बना करके अगर कोई देश अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, तो वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आएगा। और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में कौन सी कंट्री आएगी, जो बिना योजना के ही काम करेगी, जिसकी योजनाएं पूर्ण रूप से क्या होगी, जो योजना न बना करके रैंडमली काम करती हैं। तो कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करना है, क्या विकास के कार्य होने चाहिए, ये पहले से निर्धारित नहीं होते गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। तो नियोजन के आधार पर आई होप कि समझ आ गया होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके शब्द के माध्यम से समझ आ गया होगा कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होगी, जो योजनाओं के माध्यम से काम करेगी। गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, जो योजनाएं न बना करके, जिसके उद्देश्य, जिसके लक्ष्य निर्धारित पहले से नहीं होते, प्री प्लान नहीं होते। उसके बाद एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या होता है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ये तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी जो हमने भी पीछे पढ़ा कि क्लोज्ड इकोनॉमी, जो न तो आयात करती है न तो निर्यात करती है, यानी कि पूरी तरह से अपने ऊपर ही डिपेंड रहती है। इसका मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की कल्पना करना शायद उतना अच्छा नहीं होगा, ये काल्पनिक हो जाएगा कि कोई भी देश जो किसी पे निर्भर ही न हो। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था वास्तव में तो संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे हर देश एक दूसरे देश पे क्या है, निर्भर है। कभी कोई किसी से रक्षा उपकरण के खरीदता है, कोई अनाज खरीदता है, कोई अन्न खरीदता है। हर देश एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। उसके संबंध कुछ न कुछ व्यापारिक होते रहते हैं। तो वो आत्मनिर्भर का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने ऊपर ही निर्भर है, जो किसी और देश पे क्या है, निर्भर नहीं है। अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं। मतलब कि जो इस देश को उत्पादन करना होगा, जो इस देश की ज़रूरत होगी, वह अपने आप उत्पादन करने में सक्षम होगी। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। और आश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों डिपेंडेंट इकोनॉमी। डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो दूसरे देश पर निर्भर होते हैं, उसको कहते हैं आश्रित अर्थव्यवस्था। और परस्पर निर्भर का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ दूसरे देश से मंगा लेंगे और कुछ दूसरे देश को बेच देंगे, लेन देन क्या होता है, आता जाता रहेगा। तो ये होता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होगी, शब्दों के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा। अब ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी कभी पूछा जा सकता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब के बारे में, कि गोल्ड कॉलर जॉब क्या होता है, ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है, ग्रे कॉलर जॉब क्या होता है, पिंक कॉलर जॉब क्या होता है, ग्रीन कॉलर जॉब किसको कहते हैं, ब्लैक कॉलर जॉब किसको कहते हैं, ओपन कॉलर जॉब किसको कहते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब होते हैं, जिसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का आ जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, छोटे मोटे एग्जाम में। तो सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड कॉलर जॉब क्या होता है। गोल्ड कॉलर जॉब का मतलब होता है दोस्तों, जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यताएं होती हैं, जिनके एक निर्णय पूरे देश में, पूरी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डाल सकते हैं। अब इसका अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे जो नीति आयोग है, नीति आयोग में जो लोगों की टीम होती है, जो नियम कानून बनाती है, जो डिसीजन लेती है, बड़े बड़े डिसीजंस लेती है, उसमें हाईली स्किल्ड नॉलेज वाले लोग होते हैं। तो उनको कहा जाता है कि ये गोल्ड कॉलर जॉब में आते हैं। तो गोल्ड कॉलर जॉब का मतलब हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जानकार लोग। जैसे मैं वैज्ञानिक को ले लेता हूँ, साइंटिस्ट होते हैं, जो शोध करने वाले लोग होते हैं, तो ये हाईली स्किल्ड होते हैं। तो इसलिए इनको किस में रखा जाता है, गोल्ड कॉलर जॉब में। अब दूसरा होता है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब होता है कि जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो आवरली वेजेस पे काम करते हैं, यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर टाइप के लोग होते हैं, दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, हम उसको रखते हैं ब्लू कॉलर जॉब में। जैसे कि जो पर घंटा काम करके अपना पैसा लेते हैं, तो वो किस में आएंगे, ब्लू कॉलर जॉब में। अब तीसरा एक प्रकार का जॉब होता है ग्रे कॉलर जॉब।
ग्रे कलर जॉब कौन से होता है? ग्रे कलर जॉब का मतलब होता है कि जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं, तो किस में आएंगे? ग्रे कलर जॉब में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ बनाने के लिए एक समझ लेते हैं कि क्या होता है, कभी हो सकता है पूछ ले। पिंक कलर जॉब क्या होता है? पिंक कलर जॉब उस जॉब को कहते हैं जिसमें पैसा बहुत कम मिलता है, लो पेड जॉब होती है। जैसे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो होटल में रिसेप्शनिस्ट पे बैठे होते हैं, रिसेप्शनिस्ट वो होते हैं, उनको पैसा कम मिलता है। जैसे जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, उनको पैसा कम मिलता है, आराम का जॉब होता है, तो उसको कहते हैं पिंक कलर जॉब। ग्रीन कलर जॉब किसको कहेंगे? ग्रीन कलर जॉब ऐसी जॉब होती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। इन्वायरमेंट को लेके क्या होते हैं, वे सजग होते हैं, तो उस पर शोध करते हैं, उस इन्वायरमेंट पर्यावरण के लेकर के जो काम करते हैं उसको कहते हैं ग्रीन कलर जॉब। ग्रीन मतलब हरा, पर्यावरण में क्या होता है? हरा भरा, तो ग्रीन कलर जॉब मतलब पर्यावरण से रिलेटेड काम। अब ब्लैक कलर जॉब क्या होता है दोस्तों? ब्लैक कलर जॉब उस जॉब को कहते हैं जो माइनिंग में काम करते हैं। जैसे जो खदानों में काम करते रहते हैं, कोयले की खदान हो गई, तेलों की फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और ब्लैक कलर जॉब उसको भी कहते हैं जो इलीगल काम करते हैं, जो कानून के दायरे से हट करके काम करते हैं, जो कानून जिस चीज़ को अलाउ नहीं करता उसको इलीगल काम कहते हैं। उसके बाद ओपन कॉलर जॉब क्या होता है? ओपन कॉलर जॉब का मतलब जो घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे थे, तो उसको क्या कहेंगे? उनको ओपन कॉलर जॉब कहेंगे। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब हो गई, जिसको एक नज़र बस देख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा वस्तुओं के बारे में समझ लेते हैं कि कभी कभी ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम गिफिन वस्तुएं किसको कहें, इन्फीरियर गुड्स किसको कहें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहें, किसको स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, मेरिट गुड्स क्या होती हैं। ये थोड़ी सी वस्तुओं के बारे में जानकारी रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जैसे ये हमारा हो गया गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं, बस इसको समझ लेना है। गिफिन गुड्स क्या होती हैं दोस्तों? कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों कीमत बढ़ी, कीमत अगर गिफिन वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं आती हैं, अभी एग्जांपल समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कीमत अगर बढ़ गई, गिफिन वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ गई तो मांग क्या होगी दोस्तों? मांग बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तुएं जो रेगुलर यूज में आती हैं, रेगुलर यूज में, जैसे अगर गेहूं है, उस गेहूं की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी, गेहूं की कीमत जैसे बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे कि गेहूं को खरीद कर स्टोर करना चाहेंगे, क्योंकि गेहूं का यूज तो करना ही करना है, चावल का यूज करना ही है, आटा का यूज करना ही है। तो क्या करेंगे, जब कीमत उसकी बढ़ती रहेगी मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करके क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे। अब जब ये सस्ती हो जाएगी तो जितना ज़रूरत होगा उतना खरीद के काम चलता रहेगा। तो इसी को कहते हैं गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं पूछा जा सकता है कैसे, कि गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब कीमत उन वस्तुओं की बढ़ती है तो उसकी मांग भी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब कीमत घट जाती है तो उसकी मांग भी क्या होती है? घट जाती है। तो ये होता है गिफिन वस्तुएं। अब उसके बाद होता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि मांग और उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है। इसका मतलब जैसे कि अगर उपभोक्ता की आय अगर बढ़ गई, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ गई तो मांग क्या हो जाएगी? उस वस्तु की कम हो जाएगी। इन दोनों में अंतर समझ लेना है। गिफिन वस्तुएं जो होती हैं, जो बहुत बेसिक नीड्स वाली वस्तुएं होती हैं, बेसिक नीड्स जिनका यूज करना ही करना है, आलू, टमाटर, ये सारी क्या होती हैं? गिफिन वस्तुएं होती हैं। और इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि इन्फीरियर गुड्स में अगर आय बढ़ रही है तो मांग क्या हो जाएगी? उस चीज़ की कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप सस्ती चीज़ों को छोड़ कर क्या, जो श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली चीज़ें होंगी उस पर चले जाएंगे। इसका मतलब कि अगर पहले आप 10 रुपये का पेन यूज करते थे, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो हो सकता है आप 100 रुपये वाली पेन यूज करें। इसका मतलब आपकी आय बढ़ी तो इस वाली पेन की क्या हो गई? मांग घट गई। तो पहले छोटे होटलों में खाना खाते थे तो पैसा बढ़ गया, आय बढ़ गई, तो अब क्या होगा? उस छोटे होटल की डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब कि अब बड़े होटल में जाना पसंद करेंगे। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इन्फीरियर गुड्स क्या होगा कि ऐसी वस्तुएं जिसकी मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है, यानी कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी ऐसी वस्तु की मांग में क्या होती है? कमी होती चली जाती है। क्योंकि आय बढ़ जाएगी जब, तो बेहतर गुणवत्ता वाली चीज़ों को क्या करेंगे? उपभोग करना शुरू कर देंगे। तो आई होप कि गिफिन वस्तुएं और इन्फीरियर गुड्स आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है? पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुओं का मतलब होता ये है कि जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तु की मांग करनी पड़ती है। अब इसको समझिए, जब
जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पूरक वस्तुएं का मतलब होता है किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या होगा, दो या दो से अधिक वस्तु की मांग करनी पड़ेगी। जैसे अब पेन है तो पेन अकेले चलेगी नहीं जब तक इसमें क्या होगा, स्याही नहीं होगी। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। स्याही के बिना पेन किसी काम का नहीं है, अगर स्याही नहीं है तो पेन किसी काम का नहीं है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तभी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। उसके बाद स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको क्या है, कॉफ़ी पसंद है, अगर कॉफ़ी नहीं मिल रहा है तो इसके स्थान पर चाय को प्रयोग किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम कॉफ़ी को। अब एक और एग्जांपल लें, अगर हम जैसे मान लेते हैं कि आपको चीनी पसंद है। अब चीनी पसंद है अगर, तो चीनी आपको नहीं मिल रही है तो इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, स्थानापन्न वस्तुएं होंगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स में आएंगी। अब मेरिट गुड्स क्या होता है, ये थोड़ा सा समझना इसको इंपॉर्टेंट है। मेरिट गुड्स क्या होती हैं, ऐसी निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है जो किसी समुदाय, किसी विशेष वर्ग, किसी समुदाय के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि सरकार क्या करती है, बजट के माध्यम से उसकी व्यवस्था करती है। अब जैसे गरीब वर्ग हो गया, अब गरीब वर्ग हो गया, अब इस गरीब वर्ग के लिए सरकार क्या करती है, शिक्षा में छूट देती है, चिकित्सा में छूट देती है, उनको आवास उपलब्ध कराती है, उनके भोजन की व्यवस्था करती है। तो ये मेरिट वस्तुएं, इसका मतलब मेरिट वस्तु का मतलब कि ऐसी वस्तुओं को मेरिट वस्तु कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष या समुदाय के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गरीब वर्ग है तो उसको आवास की ज़रूरत पड़ेगी, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए सरकार क्या करेगी, बजट के माध्यम से विशेष तरह से व्यवस्था करेगी। अब उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। तो इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये पूरा चैप्टर जितना हमने पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, अब इस दो वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से जितने भी सवाल आए हैं किसी भी एग्जाम में, छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक, उन सारे सवाल को अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है तो उसे सॉल्व करेंगे और गारंटेड सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में जो इकोनॉमी है किस तरह की इकोनॉमी है। तो हमने पढ़ा था इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। नियोजित प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, पूछा जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। तो इन तरह से सारी चीज़ों को क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप पिछला वीडियो और इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है इस चीज़ों को समझा। इकोनॉमिक्स में हमने एक चीज़ समझा, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने सोचा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हमने देखा कि अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, कौन सी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट होती है, इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज़ को हम बता रहे हैं कि अगर आपको रिवाइज करना है तो सबसे पहले आपको देखने लाना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें आती हैं और मैक्रो में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें बाजार काम करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी की विशेषताएँ क्या होती हैं। उसके बाद देख लेना है आपको मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब जैसे आपको एक बार देख लेना है कि जो वर्ल्ड बैंक ने मानक तैयार किया है, जो 4 कैटेगरी डिवाइड की है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक देख लेना है आपको क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी। आपको देख लेना है ओपन इकोनॉमी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के बाद और क्या इंपॉर्टेंट पड़ेगा, इंपॉर्टेंट ये इसमें होगा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर जैसे इसमें आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आ जाता है उद्योग के बारे में, टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ हैं जो इस चैप्टर से आप ले सकते हैं। लास्ट में रिवाइज करते टाइम इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। तो आज के जो पहला चैप्टर है, हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वीडियो अच्छे से। दोनों वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से जिसमें पूछा गया इकोनॉमिक्स, उससे सारे सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको अब समझ आ जाएगा।
तो आई होप को वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम, और वो थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन हम लोग बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।